गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कोर 2 का अध्ययन करेंगे जो सेमेस्टर 1 के अंतर्गत प्रधानित है। सेमेस्टर 1 का कोर 2 में अध्याय तीसरा जो बीना कांग्रेस 1815 से संबंधित है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसके बारे में समझेंगे इसका गठन कैसे हुआ और इसके कार्य क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि बीना कांग्रेस नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस में एक अधिनायकवाद फिर उभरा था और उसने जो यूरोप के मानचित्र में परिवर्तन किया था उससे आतंकित यूरोपीय देश या कहें यूरोप के राजतंत्र ने नेपोलियन को परास्त करने के बाद यूरोपीय व्यवस्था को फिर से स्थापित करने की कोशिश की और इसके दौरान बीना कांग्रेस का आयोजन किया गया और इसका सितंबर 1814 ईस्वी में प्रसिद्ध बीना कांग्रेस सभा आरंभ हुई। इसमें टर्की को छोड़कर यूरोप के सभी राज्यों के शासक अथवा उनके प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। यद्यपि सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत बड़ी थी, तथापि उनका मुख्य कार्य विशेषतः निम्नलिखित 4 व्यक्तियों द्वारा ही संपन्न हुआ। इसमें मात्र 4 व्यक्ति ही थे जो मुख्य रूप से भाग लिए। उसमें पहला था मेटरनिक कौन था? बीना सम्मेलन में भाग लेने वाले कूटनीतिज्ञों में यदि कोई असाधारण व्यक्ति था तो वह मेटरनिक ही था। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के राजनीतिज्ञों में उसी ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। ऑस्ट्रिया का वह चांसलर प्रधानमंत्री भी था, इस सम्मेलन का सभापति बना था। बीना कांग्रेस में मेटरनिक का बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका रही। इसका कारण यह था कि कूटनीतिक क्षमता और अनुभव का जितना धनी मेटरनिक था उतना अन्य कोई समकालीन राजनीतिक नहीं था। कैटलबी का कथन है, स्वाभाविक मृदुलता और षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति का उसमें अपूर्व सम्मिश्रण था। यूरोप के सभी व्यक्ति उससे प्रभावित थे। और दूसरा व्यक्ति जार अलेक्जेंडर प्रथम। बीना सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वालों में जार अलेक्जेंडर प्रथम भी था। रूस का यह सम्राट बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन वह प्रथम श्रेणी का राजनेता और कूटनीतिज्ञ नहीं था। नेपोलियन को पराजित करने में उसका जो योगदान रहा था वह उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहायक बना। इसी कारण यूरोप की सभी राजनीतिक समस्याओं में उसकी सम्मति अवश्य समझी जाने लगी। तीसरा व्यक्ति तेलरा। फ्रांस के तेलरा का व्यक्तित्व उपयुक्त दोनों व्यक्तियों से भिन्न था। एक पराजित देश का प्रतिनिधि होते हुए भी उसने सम्मेलन के निर्णय पर विजयी देशों के प्रतिनिधियों के समान प्रभाव डाला। फ्रांस के विदेश मंत्री के रूप में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कूटनीतिज्ञों के मतभेदों से लाभ उठाकर अपने देश को उसने युद्ध के आर्थिक हर्जाने से बचाया। रूस और ऑस्ट्रिया के मतभेदों से लाभ उठाते हुए अपने पराजित देश को उसने यूरोप में पुनः सम्मानित स्थान दिलाया। कैसलरे। इंग्लैंड का कैसलरे एक चतुर कूटनीतिज्ञ था। उसका व्यक्तित्व भी बड़ा प्रतिभाशाली था। उसकी नीति का मुख्य उद्देश्य यूरोप में किसी भी एक राष्ट्र को सर्वशक्तिमान बनने से रोकना था। उसकी सफल कूटनीति के कारण ही रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया नेपोलियन से पृथक संधि नहीं कर पाए। यदि मेटरनिक के समान वह अपने विचारों को जोरदार शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता था, किंतु अपने मित्रों को हमेशा प्रभावित करता रहता था। इन चारों व्यक्तियों के अतिरिक्त ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस प्रथम तथा प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम तृतीय ने भी सम्मेलन के कार्यों में महत्वपूर्ण भाग लिया। फ्रांसिस ने सभी प्रतिनिधियों के पीछे गुप्तचर लगा दिए ताकि उसे उनकी प्रत्येक गतिविधि सूचनाएं मिलती रहे। फ्रेडरिक ने अपने स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने की चेष्टा नहीं की। उसने रूस की विदेश नीति का ही मुख्यतः अनुसरण किया। अब बीना कांग्रेस के कार्य। बीना कांग्रेस ने अपनी जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाया। पहला तो सिद्धांत क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। नेपोलियन ने अनेक यूरोपीय राज्यों को विजित करके उन्हें फ्रांस के साम्राज्य का अंग बना लिया था तथा बहुत से राज्यों को अपार क्षति पहुंचाई। अतः कांग्रेस ने इस सिद्धांत के अनुसार यह निर्णय लिया कि जिन राज्यों ने नेपोलियन का पतन लाने में सहयोग दिया उन सभी राज्यों की क्षतिपूर्ति विजित राज्यों द्वारा की जाए। दूसरा सिद्धांत शक्ति संतुलन का सिद्धांत।
इस सिद्धांत के अनुसार यूरोपीय महाद्वीप में शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न किया गया। वीना सम्मेलन के महान राजनीतिज्ञों ने इस बात का प्रयास किया कि न तो किसी यूरोपीय राज्य को इतना अधिक शक्तिशाली बना दिया जाए कि वह अन्य देशों के लिए खतरा उत्पन्न कर दे, और न ही किसी राज्य को इतना कमजोर रखा जाए कि वह शक्तिशाली राष्ट्रों से अपने व्यक्तित्व या अपने अस्तित्व को बचाने में असफल हो जाए। इस सिद्धांत के आधार पर फ्रांस के निकटवर्ती राज्यों को कांग्रेस ने शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया। तीसरा, वैधानिक अधिकार का सिद्धांत। इस सिद्धांत का उद्देश्य यूरोप में क्रांति की पूर्व स्थिति की स्थापना करना था। कांग्रेस ने इस सिद्धांत द्वारा यूरोपीय राज्यों में उन प्राचीन राजवंशों की सत्ता पुनर्स्थापित की जिनको जीतकर नेपोलियन ने फ्रांस के साम्राज्य में मिला लिया था। परंतु इटली और जर्मनी के कुछ राज्यों के संबंध में कांग्रेस इस सिद्धांत के अनुसार कार्यवाही करने में सफल रही। फिर भी फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड तथा नेपल्स में कांग्रेस ने प्राचीन राजवंशों की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। वीना कांग्रेस की कार्यप्रणाली। वीना कांग्रेस की कार्यप्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण थी। इसका कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए हेज ने लिखा है कि वीना कांग्रेस की कोई उचित कार्यप्रणाली न थी। उसका कार्य करने का ढंग बड़ा ही अव्यवस्थित और दोषपूर्ण था। सम्मेलन में न कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था और न मतदान की ही कोई व्यवस्था थी। नृत्यशालाओं और नाटक घरों में ही राज्यों की सीमाएं निश्चित की जाती थी तथा नाच, खेलकूद, तमाशे देखते देखते ही महत्वपूर्ण समस्याओं पर निर्णय कर लिए जाते थे। जिस देश, प्रदेश अथवा किसी समस्या के विषय में निर्णय किया जाता, वहां की जनता की न तो राय ली जाती थी और न ही उसके हितों का कोई ध्यान रखा जाता था। सभी राष्ट्रों अपने स्वार्थों को पूरा करने में लिप्त थे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा इस सम्मेलन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य थे और जो भी निर्णय करते थे इन्हीं लोग मिलकर के करते थे। हम ये जो चारों देश थे वे गुप्त रूप से परस्पर मिलकर जो निर्णय कर लेते उसे कांग्रेस के प्रतिनिधि द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाता था। फ्रांस के प्रतिनिधि तेलरा का दृढ़ शब्दों में विरोध था कि सभी निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर किए जाएं, परंतु सम्मेलन में उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। अतः तेलरा हवा के रुख को देखकर चारों बड़ों से मिलकर फ्रांस के लिए जो भी सुविधाएं ले सकता था उन्हें प्राप्त करने में संलग्न था। अन्य छोटे छोटे राज्यों के शासक भी अपने खोए हुए प्रदेशों की प्राप्ति के लिए चार बड़ों की चापलूसी में लगे हुए थे। मेटरनिख ही सम्मेलन का सर्वेसर्वा बना हुआ था। कांग्रेस का अब देखें निर्णय क्या है। कांग्रेस ने अपने निर्णयों से यूरोप के मानचित्र में अनेक परिवर्तन किए जो निम्न प्रकार हैं। पहला, फ्रांस में नेपोलियन काल में फ्रांस ने जितने प्रदेश अपने राज्य में शामिल किए थे वे सब छीन लिए गए। फ्रांस की सीमाएं वही निश्चित की गई जो राज्य क्रांति से पूर्व थी। फ्रांस की नई सीमाओं के चारों ओर शक्तिशाली और दृढ़ राज्य कायम किए गए ताकि फ्रांस फिर कभी यूरोप को परेशान न कर सके। फ्रांस में बुर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया। नेपोलियन के बाद लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। ऑस्ट्रिया और प्रसा फ्रांस के मूल प्रदेश भी छीन लेना चाहते थे, पर इंग्लैंड और रूस के कारण ऐसा नहीं हो सका। इटली में क्या प्रावधान थे? तो इटली के विविध राज्यों में फिर से स्थापित करना मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी नेपल्स की राजगद्दी बुर्बो राजवंश के फर्डिनेंड सप्तम के अधीन की गई। पोप के प्रदेश फिर से पोप के अधीन कर दिए गए। पिडमोंट का राज्य फिर सार्डिनिया के राजा को दिया गया। इसके अतिरिक्त जेनेवा का प्राचीन गणराज्य भी सार्डिनिया को दे दिया गया। इस प्रकार सार्डिनिया को एक मजबूत राज्य बना दिया गया ताकि वह दक्षिण पूर्व में फ्रांस के आक्रमण को रोकने में अधिक समर्थ हो सके। टस्कनी और मोडेना में फिर से उनके पुराने राजवंशों की स्थापना की गई। परमा का राज्य नेपोलियन की पत्नी मेरिया लुइसा को, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, दे दिया गया। नेपोलियन के आक्रमणों के समय इटली मुख्यतः दो राज्यों में संगठित हो गया था, इटली का राज्य और नेपल्स। लेकिन अब फिर से उसे अनेक भागों में विभक्त कर दिया गया ताकि इटालियन राज्यों में एकता उत्पन्न न हो सके और वे ऑस्ट्रिया, पोप
तब बुर्बो वंशों के शासकों के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए संगठित न हो सके। इस प्रकार इटली में पुरातन व्यवस्था पुनः प्रतिष्ठित कर दी गई। वहां ऑस्ट्रिया प्राधान्य पुनः स्थापित हो गया। जर्मनी में नेपोलियन के आक्रमण से पहले जर्मनी सैकड़ों राज्यों में विभक्त था। नेपोलियन ने इसमें से बहुत से राज्यों का अंत कर दिया था और कुछ अधिक महत्वपूर्ण राज्यों को संगठित करके राइन के राज संघ का निर्माण किया था। जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों के दावों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रसा के अतिरिक्त कुल मिलाकर 38 राज्य कायम रखे गए, जिन्हें नवीन जर्मन संघ में संगठित किया गया। इसे जर्मन परिसंघ कहा गया। इस नवीन संघ की एक केंद्रीय राज्यसभा बनाई गई, जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया को बनाया गया। प्रसा जर्मनी के जिन राज्यों की सत्ता कांग्रेस ने स्वीकार की, उनकी सीमा का निर्धारण करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रसा को अनेक नए प्रदेश दिए गए। राइन नदी का पश्चिमी प्रदेश, जिसे फ्रांस ने जीत लिया था, अब प्रसा को दे दिया गया। सैक्सनी के राज ने नेपोलियन की सहायता की थी, अतः दंड स्वरूप उसका 40% प्रदेश प्रसा के अधीन कर दिया गया। पोलैंड और पोमेरेनिया का भी कुछ प्रदेश प्रसा को सौंपा गया। प्रसा को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि नेपोलियन को परेशान और पराजित करने में उसका बड़ा हाथ था। अब पोप यूरोप के प्रथम श्रेणी के राज्यों में गिना जाने लगा। ब्रिटेन को सबसे अधिक लाभ हुआ। उसने बहुत से नवीन उपनिवेश प्राप्त किए। माल्टा, सेंट लूसिया, टोबैगो, मॉरिशस के द्वीप फ्रांस से लेकर ब्रिटेन को दे दिए गए। ट्रिनिडाड और होंडुरास पहले स्पेन के अधीन थे, वे भी अब ब्रिटेन को प्राप्त हुए। इसी तरह श्रीलंका, केप ऑफ गुड होप तथा गयाना का कुछ प्रदेश हॉलैंड से ब्रिटेन के हाथ लगा। इतना सब मिलने से इंग्लैंड सर्वोच्च औपनिवेशिक शक्ति बन गया। ऑस्ट्रिया से बेल्जियम का प्रदेश ले लिया गया और बदले में लोम्बार्डी, वेनेसिया, इलीरियन के प्रदेश दिए गए। रूस से पूर्वी गैलिसिया और बेवेरिया से टीरोल का प्रदेश लेकर भी ऑस्ट्रिया को दिया गया। दूर स्थित और कम आय वाले प्रदेश के बदले ऑस्ट्रिया को नजदीक के अधिक आय वाले प्रदेश मिल जाने से यूरोप में उसकी शक्ति बढ़ गई। हॉलैंड उत्तर में फ्रांस पर अंकुश रखने के लिए हॉलैंड को और अधिक शक्तिशाली बनाया गया। इसके लिए बेल्जियम को, जो पहले ऑस्ट्रिया का एक प्रांत था, हॉलैंड के साथ मिला दिया गया और वहां फिर से ऑरेंज राजवंश की स्थापना की गई। लग्जमबर्ग का क्षेत्र भी हॉलैंड को मिला दिया गया। रूस को वार्सा का संपूर्ण प्रदेश प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त फिनलैंड और बेसारविया पर भी इसका अधिकार रहने दिया गया। रूस ने फिनलैंड को स्वीडन से और बेसारविया को टर्की से पिछले युद्धों में जीता था। पोलैंड को 3 भागों में विभक्त करके उसको रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने हड़प लिया। स्वीडन और डेनमार्क, फिनलैंड का प्रदेश स्वीडन से लेकर रूस को दे दिया गया। इसी प्रकार पोमेरेनिया का प्रदेश प्रसा के सुपुर्द किया गया। इसके बदले नॉर्वे का राज स्वीडन को दिया गया। नॉर्वे पहले डेनमार्क के अधीन था, किंतु नेपोलियन की सहायता करने के दंड के रूप में उससे नॉर्वे छीन लिया गया। स्विट्जरलैंड को फ्रांस के 3 प्रदेश दे दिए गए। इस प्रकार स्विट्जरलैंड का राज विस्तार हुआ और उसकी शक्ति बढ़ गई। उसको तटस्थ देश माना गया। उसकी तटस्थता और स्वतंत्रता की जिम्मेदारी यूरोप के देशों ने अपने ऊपर ले ली। स्पेन में बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना हुई। इंग्लैंड ने स्पेन से ट्रिनिडाड प्राप्त किया। अन्य कार्य जो कांग्रेस ने किया, उसमें कांग्रेस ने इन प्रादेशिक पुनर्व्यवस्थाओं के अतिरिक्त और भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जो निम्नलिखित हैं। पहला, दास प्रथा की निंदा। बिना कांग्रेस ने दास प्रथा के विरुद्ध एक प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रस्ताव में दास प्रथा को सभ्यता और मानव अधिकारों के विपरीत बताकर उसकी निंदा की गई। इसे अनैतिक और अमानवीय घोषित किया गया, पर कांग्रेस ने अपने कार्य की तीसरी केवल प्रस्ताव पास करके ही समझ ली। इस निंदनीय प्रथा का अंत करने की दिशा में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया और यह कार्य राजाओं की इच्छाओं पर छोड़ दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय विधि। 19
कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में भी अनेक निर्णय लिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि में सभ्य राज्यों के पारस्परिक संबंधों पर लागू होने वाले नियमों और रीति रिवाजों का संकलन किया गया। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नदियों में विभिन्न राज्यों के जहाजों का आवागमन, समुद्रों का उपयोग, राष्ट्रों के बीच पारस्परिक व्यवहार आदि का नियमन करने का प्रयत्न किया गया। इसके बाद अगला तीसरा कार्य यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था की स्थापना। कांग्रेस ने भविष्य में यूरोपीय शांति को कायम कर रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की, जिसे यूरोप संयुक्तीय व्यवस्था कहते हैं। बिना कांग्रेस के निर्णयों पर राज्यों ने वाटरलू युद्ध के एक सप्ताह पूर्व 9 जून 1815 ईस्वी को हस्ताक्षर किए। और जानते हैं कि वाटरलू युद्ध के बाद नेपोलियन का पतन हो गया, उसको कैद करके और सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया, जहाँ 6 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से यूरोपीय राज्यों ने जो कांग्रेस बुलाया, उसमें नेपोलियन द्वारा उत्पन्न किए गए एक अलग समस्या और राजतंत्र के विरुद्ध खड़े हुए समस्या और नेपोलियन द्वारा बदले गए यूरोप के मानचित्र को पुनर्व्यवस्थित करने की कोशिश की गई। इस तरह से हम लोगों ने वियना कांग्रेस के कार्य और गठन के बारे में देखा। फिर हम अगले दिन एक अलग टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।